नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 15 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ, वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एसेट एलोकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, और इसके ऑप्शंस हैं ए, selecting the best performing stocks, B, distributing an investor's wealth into different asset classes, C, investing only in government bonds, या D, maximizing returns without considering risk। तो इसका मतलब है कि अपनी संपत्ति को अलग-अलग जगह बांटना। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक बहुत ही ब्रॉड प्रोसेस होती है जहां हम टोटल वेल्थ को इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसी अलग-अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हाँ, और ऑप्शन ए गलत है क्योंकि सिर्फ बेस्ट स्टॉक्स चुनना स्टॉक सिलेक्शन होता है, एलोकेशन नहीं। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बिना रिस्क सोचे रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। एग्जाम टिप याद रखना, एसेट एलोकेशन हमेशा मैक्रो लेवल पर होता है। क्लियर है ना? हाँ, क्लियर, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट्स विद इन द सेम एसेट क्लास आर एक्सपेक्टेड टू हैव, ऑप्शंस हैं ए, लो कोरिलेशन, बी, हाई कोरिलेशन, सी, नेगेटिव कोरिलेशन, या डी, जीरो कोरिलेशन। इसका मतलब है कि अगर मैं एक ही एसेट क्लास जैसे सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं तो उनके बीच कैसा कनेक्शन होगा? देखो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी हाई कोरिलेशन। अच्छा, बिल्कुल, स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है 10 अलग कंपनी के शेयर ले लिए तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी लो कोरिलेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब एक ही एसेट क्लास यानी इक्विटी का हिस्सा है। अगर इकोनॉमी डाउन जाएगी तो सब एक साथ गिरेंगे, इसलिए उनका कोरिलेशन हाई होता है। बाकी ऑप्शंस जैसे लो, नेगेटिव या जीरो कोरिलेशन तब होते हैं जब आप अलग-अलग क्लासेस में इन्वेस्ट करें, जैसे इक्विटी और गोल्ड। सेम क्लास में नेगेटिव या जीरो कोरिलेशन नहीं मिलता। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ शेयर्स की गिनती बढ़ाने से रिस्क कम नहीं होता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट यानी IPS इज प्राइमरीली, ऑप्शंस हैं ए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बी, रोड मैप दैट गाइड्स द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, सी, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट, या डी, टैक्स फाइलिंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि ये जो IPS होता है, आखिर ये चीज क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी सही है। IPS एक रोड मैप है जो पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को गाइड करता है। राइट। ये बेसिकली एक इन्वेस्टर का ब्लूप्रिंट होता है। अब देखो, ऑप्शन ए गलत है क्योंकि ये कोई कोर्ट का लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ब्रोशर या कोई मार्केटिंग मटेरियल भी नहीं है। और डी भी गलत है, IPS से आप अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करते। ये सिर्फ एक पर्सनल गाइड है जो आपके गोल्स और रिस्क कैपेसिटी को डिफाइन करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। सही बात है, ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं। Which investment objective typically leads to an asset allocation tilted towards safe bonds and debt securities? Options A, capital appreciation, B, regular income, C, capital preservation, या D, speculation। इसका मतलब है कि अगर कोई सेफ बॉन्ड्स में ही पैसा लगा रहा है तो उसका मेन लक्ष्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैपिटल प्रिजर्वेशन। देखो, सेफ बॉन्ड्स में रिस्क बहुत कम होता है, तो वहां लोग अपना ओरिजिनल पैसा बचाने आते हैं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन यानी पैसे को तेजी से बढ़ाना, उसके लिए इक्विटी चाहिए। ऑप्शन बी, रेगुलर इनकम हो सकता है, लेकिन टिल्टेड टुवर्ड्स सेफ बॉन्ड्स का प्राइमरी गोल हमेशा प्रिजर्वेशन होता है। और ऑप्शन डी, स्पेकुलेशन, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि स्पेकुलेशन मतलब सट्टाबाजी जो सेफ बॉन्ड्स में होती ही नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर। रिस्क नहीं लेना तो कैपिटल प्रिजर्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS, एन इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट अप टू ब्लैंक ओवरसीज पर ईयर। ऑप्शंस हैं ए, $100,000, बी, $200,000, सी, $250,000, या डी, $500,000। मतलब एक आम इंडियन एक साल में बाहर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, $250,000। राइट।
आरबीआई ने ये लिमिट सेट की है ताकि देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अचानक से खत्म ना हो जाए। ऑप्शन ए, बी और डी बस गलत फिगर्स हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर 500,000 पे टिक कर देते हैं, लेकिन करंट लिमिट ध्यान रखना, इट इज $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ये लिमिट तो याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं रियल लाइफ सिनेरियो पे। क्वेश्चन नंबर 6, द इमरजेंसी कैश रिजर्व इज यूजुअली मेजर्ड एज ऑप्शंस ए 1 month's income, बी 2 to 3 months spending, सी 6 months returns या डी 1 year's salary। इसका मतलब इमरजेंसी के लिए कितना कैश हाथ में होना चाहिए? सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 to 3 months स्पेंडिंग, यानी आपके 2 से 3 महीने के खर्च के बराबर का पैसा। अच्छा, इनकम नहीं। नहीं, यही तो कॉमन मिस्टेक है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि 1 month की इनकम बहुत कम होती है इमरजेंसी के लिए। ऑप्शन सी 6 months रिटर्न्स, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनाता। और ऑप्शन डी 1 year सैलरी, अगर आप इतना बड़ा अमाउंट कैश में रखोगे तो वो डेड कैपिटल बन जाएगा और इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू खा जाएगा। इसलिए सिर्फ 2 से 3 महीने का खर्चा ही आइडियल माना जाता है। समझ गया, स्पेंडिंग इनकम नहीं। बहुत बढ़िया टिप है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू बैलर्ड, बील एंड काइजर, जिसे हम BBNK कहते हैं, द एडवेंचरर पर्सनैलिटी टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय बीइंग ऑप्शंस ए कॉन्फिडेंट एंड इम्पिटस, बी केयरफुल एंड एंग्शियस, सी मेथोडिकल या डी फॉलोअर। मतलब जो एडवेंचरस इन्वेस्टर होता है उसका नेचर कैसा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉन्फिडेंट एंड इम्पिचुअस। नाम से क्लियर है ना, एडवेंचरर यानी जो रिस्क लेने में आगे हो, वो खुद पे भरोसा रखता है, कॉन्फिडेंट होता है और थोड़ा उतावला यानी इम्पिचुअस होता है। अब देखो ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि केयरफुल और एंग्शियस लोग तो डरपोक होते हैं, वो एडवेंचरर नहीं हो सकते। ऑप्शन सी मेथोडिकल एक इंडिविजुअलिस्ट का फीचर है और ऑप्शन डी फॉलोअर एक सेलिब्रिटी टाइप इन्वेस्टर होता है। तो एडवेंचरर के लिए ए ही सही है। सही कहा, एडवेंचरर हमेशा फ्रंट फुट पे खेलता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन्वेस्टर्स इन द कंसोलिडेशन फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शंस ए income exceeding expenses and capital preservation needs, B high debt and low assets, C living entirely on accumulated wealth या D just starting their careers। यानी जब कोई कंसोलिडेशन फेज में आता है तो उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इनकम एक्सीडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल प्रेजर्वेशन नीड्स। राइट। ये मिडिल एज का फेज होता है जहां आपकी कमाई आपके खर्चों से ज्यादा होती है और आप थोड़ा सेफ खेलना शुरू करते हो। हाँ? ऑप्शन बी और डी गलत हैं, क्योंकि हाई डेट और करियर स्टार्ट करना ये तो अक्यूमुलेशन फेज की निशानियां हैं। और ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड वेल्थ पे जीना डेक्यूमुलेशन फेज यानी रिटायरमेंट में होता है। समझ गया, मतलब हर फेज की अपनी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Strategic Asset Allocation SAA differs from Tactical Asset Allocation TAA because SAA focuses on option A short-term market timing, option B long-term asset allocation based on investor goals, option C ignoring risk constraints या option D frequent daily trading। SAA और TAA में क्या फर्क है? सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर गोल्स। अच्छा, देखो जब भी वर्ड स्ट्रेटेजिक आए तो समझ लो ये लंबी रेस का घोड़ा है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट टाइमिंग तो टैक्टिकल यानी TAA का काम है। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी रिस्क को इग्नोर नहीं करती। और ऑप्शन डी डेली ट्रेडिंग, ये तो स्पेकुलेशन हो गया। स्ट्रेटेजिक मतलब लंबे समय का डिसिप्लिन प्लान। क्लियर है? एकदम क्लियर। स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन 10 देखते हैं। रीबैलेंसिंग अ पोर्टफोलियो इन्वॉल्व्स ऑप्शन ए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रिस्क, बी adjusting the portfolio to maintain original risk return characteristics, C selling all losing assets permanently या D maximizing taxes। इसका मतलब है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का आखिर काम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी adjusting the portfolio to maintain original risk return characteristics। थोड़ा डिटेल में बताइए। देखो अगर मार्केट बढ़ती है तो इक्विटी का हिस्सा बढ़ जाता है और पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्की हो जाता है। रीबैलेंसिंग का काम उस बढ़े हुए रिस्क को वापस ओरिजिनल लेवल पे लाना है। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि हम रिस्क लगातार बढ़ाते नहीं हैं। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि सिर्फ नुकसान वाले एसेट्स बेचना इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग है, रीबैलेंसिंग नहीं। और डी तो वैसे ही रेलेवेंट है, कोई टैक्स क्यों मैक्सिमाइज करना चाहेगा। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। NISMseries.com पे hundreds of questions है हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट्स के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Concentration risk in a portfolio can be avoided by setting
Options: A. High return targets. B. Exposure limits to specific sectors, entities, and asset classes. C. Ignoring market trends. या D. Increasing tax constraints. मतलब अगर सारा पैसा एक जगह फंसने का डर हो तो उस रिस्क को कैसे बचा जाए? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपोजर लिमिट सेट करना। यानी आप पहले से तय कर लो कि मैं किसी एक सेक्टर में 15% से ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगी। अच्छा, लिमिट लगा देना। सही। इससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम होता है। अब देखो, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि हाई रिटर्न टारगेट सेट करने से उल्टा आप और ज्यादा रिस्क लोगे एक ही स्टॉक में पैसे डालकर। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग ट्रेंड से रिस्क कम नहीं होता। और डी, टैक्स बढ़ाने से रिस्क का क्या लेना देना। इसलिए बस लिमिट सेट करना ही सही तरीका है। राइट, सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने। क्वेश्चन नंबर 12. Which investor personality type is described as careful, methodical, analytical and often contrarian? Options हैं A. Celebrity, B. Adventurer, C. Individualist या D. Guardian. मतलब वो कौन सा इन्वेस्टर है जो बहुत ध्यान से डेटा देखकर इन्वेस्ट करता है और भीड़ से अलग चलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिविजुअलिस्ट। देखो, इंडिविजुअलिस्ट हमेशा अपनी रिसर्च खुद करता है और एनालिटिकल होता है। ऑप्शन ए, सेलिब्रिटी, गलत है, क्योंकि वो तो ट्रेंड्स और भीड़ के पीछे भागता है। ऑप्शन बी, एडवेंचरर, हमने पहले ही देखा कि वो उतावला होता है, केयरफुल नहीं। और ऑप्शन डी, गार्डियन, केयरफुल तो होता है पर वो कंट्रेरियन नहीं होता, वो बहुत डरपोक होता है। तो जो भीड़ से अलग चले और रिसर्च करे वो इंडिविजुअलिस्ट है। इंटरेस्टिंग। अब लाइफ साइकिल का एक और क्वेश्चन। Question number 13. An investor who relies on investment income for living expenses and focuses on stability is in which life cycle phase? Options A. Accumulation phase, B. Consolidation phase, C. Decumulation phase या D. Starting phase. यानी वो इन्वेस्टर जो सिर्फ अपने जुड़े हुए पैसे पर जी रहा है, वो किस फेज में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डीक्यूमुलेशन फेज, जिसे हम स्पेंडिंग फेज भी कहते हैं। रिटायरमेंट वाला टाइम। बिल्कुल, ये रिटायरमेंट का फेज है जहां नई इनकम आनी बंद हो चुकी है, इसलिए उनका फोकस स्टेबिलिटी पर होता है। ऑप्शन ए और डी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग एक्यूमुलेट करते हैं, खर्च नहीं। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि कंसोलिडेशन मिडिल एज में होता है, जहां इनकम अभी भी आ रही होती है, तो स्पेंडिंग सिर्फ डीक्यूमुलेशन में होती है। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ता हूं। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन यानी TAA अटेम्प्ट्स टू ऑप्शंस A. Eliminate all portfolio risk forever. B. Beat the markets through short-term adjustments. C. Remain completely passive. या D. Match the benchmark exactly. टैक्टिकल एलोकेशन का आखिर मेन गोल क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बीट द मार्केट्स थ्रू शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स। अच्छा। हाँ, हमने पहले स्ट्रेटेजिक देखा था जो लॉन्ग टर्म था। टैक्टिकल उसका उल्टा है, ये मार्केट के शॉर्ट टर्म मौकों का फायदा उठाता है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि मार्केट में रिस्क कभी फॉरएवर एलिमिनेट नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ऑप्शन सी और डी गलत है, क्योंकि TAA बहुत एक्टिव स्ट्रैटेजी है, पैसिव नहीं, और बेंचमार्क मैच करना पैसिव इन्वेस्टिंग का काम है, टैक्टिकल का नहीं। Right, tactical मतलब active और short term. Question number 15. The relationship between risk and return is typically options A. Negative, B. Positive, C. Uncorrelated या D. Inverse. इसका मतलब रिस्क और रिटर्न के बीच कैसा कनेक्शन होता है? ये तो फाइनेंस का सबसे बेसिक रूल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिटिव। मतलब दोनों एक साथ बढ़ते हैं। हाँ, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आप रिटर्न भी ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। ऑप्शन ए और डी गलत है, क्योंकि उनका मतलब होगा कि रिस्क लेने पर रिटर्न कम हो जाएगा, जो कि सेंसलेस है। और ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न हमेशा स्ट्रांगली कोरिलेटेड होते हैं। गोल्डन रूल, हायर रिस्क हायर रिटर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Which document lists the investor's goals, risk or return profile, liquidity constraints and review process? Options A. Balance sheet, B. Cash flow statement, C. Investment policy statement या D. Tax return. यानी आपकी सारी प्लानिंग किस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है? सही आंसर वही है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट यानी IPS। वही ब्लूप्रिंट? ऑप्शन ए और बी यानी बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये दोनों सिर्फ आपका पास्ट और प्रेजेंट बताते हैं कि आपके पास कितना पैसा है और कहाँ से आ रहा है। इनमें फ्यूचर के गोल्स या लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं लिखे होते। और ऑप्शन डी, टैक्स रिटर्न तो कम्प्लीटली इररेलेवेंट है। IPS ही वो सिंगल मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके सारे रूल्स सेट होते हैं। Perfect. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17. Which investment approach involves selecting investments based on moral or ethical principles, avoiding scenarios? Options हैं A. Value investing, B. Ethical investing, C. Strategic investing या D. Tactical investing. मतलब अगर मैं अपने असूलों के हिसाब से इन्वेस्ट करूं और बुरी चीजों से बचूं तो इसको क्या कहेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिकल इन्वेस्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ इन्वेस्टर अपने मॉरल्स को रिटर्न से ऊपर रखता है
और अल्कोहल या गैम्बलिंग जैसे सिन सेक्टर्स को अवॉइड करता है। ऑप्शन ए वैल्यू इन्वेस्टिंग गलत है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ सस्ते स्टॉक्स ढूंढना होता है, चाहे कंपनी कुछ भी करती हो। ऑप्शन सी और डी गलत है क्योंकि स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल अप्रोचेस का मॉरल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, उनका फोकस सिर्फ रिस्क और रिटर्न पर होता है। सही बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एम्पिरिकल स्टडी सजेस्ट दैट द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न फॉर अ पोर्टफोलियो इज ऑप्शन ए मार्केट टाइमिंग, बी स्टॉक सिलेक्शन, सी एसेट एलोकेशन या डी लक। यानी एक पोर्टफोलियो कितना प्रॉफिट देगा, ये सबसे ज्यादा किस बात पर निर्भर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी एसेट एलोकेशन। और स्टूडेंट्स, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे है। अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन नहीं है? नहीं, और यही लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है बेस्ट स्टॉक चुनना यानी ऑप्शन बी सबसे जरूरी है, या फिर ऑप्शन ए मार्केट टाइम करना। लेकिन एम्पिरिकल स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि आपके पोर्टफोलियो का 90% से ज्यादा परफॉर्मेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इक्विटी, डेट और गोल्ड में अपना पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऑप्शन डी तो खैर लक की बात कर रहा है, जो यहाँ मैटर नहीं करता। सही एसेट एलोकेशन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये फैक्ट तो सच में आंखें खोलने वाला है। 90% फोकस वहीं होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग कंसिडर्स व्हिच क्राइटेरिया व्हाइल सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स? ऑप्शंस हैं ए ओनली फाइनेंशियल रिटर्न्स, बी ओनली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया या डी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग आखिर किन चीजों पे ध्यान देती है? सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन सी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया, जिसे हम शॉर्ट में ESG कहते हैं। ESG। हाँ, देखो ऑप्शन ए गलत है क्योंकि अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स देखें तो वो सस्टेनेबल कैसे हुआ। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं सस्टेनेबल का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाना है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है यानी सोशल, और कंपनी कितनी ईमानदारी से चल रही है यानी गवर्नेंस, वो भी शामिल होता है। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है। अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। An appropriate benchmark for a portfolio invested in large cap equities would be options A, a government bond index, B, Nifty 50 or BSE 30, C, a mid cap index या D, physical gold prices। अगर मेरा पैसा लार्ज कैप में लगा है तो उसकी परफॉर्मेंस मापने का बेंचमार्क क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निफ्टी 50 और BSE 30। राइट, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी हैं। एग्जैक्टली, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना जरूरी है। अगर आप लार्ज कैप का रिस्क ले रहे हो तो कंपैरिजन भी उस देश के प्रीमियर लार्ज कैप इंडेक्स से ही होना चाहिए, जैसे निफ्टी 50। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि बॉन्ड इंडेक्स की वॉलेटिलिटी इक्विटी से बहुत अलग होती है। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि मिड कैप का रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा होता है। और ऑप्शन डी गोल्ड प्राइसेस तो एक कंप्लीटली अलग एसेट क्लास है। सही बेंचमार्क ना होने से आप ट्रैकिंग एरर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वी विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो।